के क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसी पॉलिसी को हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। इसी पॉलिसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का नाम देते हैं और इसी पॉलिसी को हम राव मनमोहन नीति कहते हैं, क्योंकि इसको लाने वाले उस वक्त के 1991 के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और उस वक्त के हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे भारत में आ चुके थे, आर्थिक संकट चल रहा था और इन दोनों ने ही मिलके हमें उस संकट से निकाला। पर मेन जो रोल है वो हमारे किसका है? मनमोहन सिंह जी का है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि भारत में विदेशी व्यापार भी 1991 के बाद ही बढ़ा। 1991 से पहले हमारे भारत में एफडीआई नहीं हुआ करता था। एफडीआई मुझे लगता है आप सब जानते होंगे। एफडीआई को हम किस नाम से जानते हैं? तो गाइज ये जो एफडीआई एक वर्ड आ रहा है, मुझे लगता है आप सब लोग फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। और ये जो वर्ड है ये क्या है? तो ये जो वर्ड है इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जानते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जो है वो आप इसे जान सकते हैं। सर एफडीआई का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा होगा लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो आईफोन है वो भारत में नहीं बनना चाहिए। अगर भारत में आईफोन बनता है तो हम उस पर 35% का टैरिफ लगा देंगे। ये एफडीआई ही है। एफडीआई वो कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट में कोई देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी और दूसरे देश में लगा देता है और वहां भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एडिडास कंपनी जो है वो अगर भारत में अपनी फैक्ट्री लगा के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। आईफोन पहले चाइना में बनते थे, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेड वॉर जो है वो चल रही है अमेरिका चाइना के बीच में। दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे टैक्सेस जो है वो लगा रहे हैं। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब आईफोन कंपनी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब इंडिया में कर दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने दे रहे हैं। यही होता है एफडीआई, जिसमें एक कंट्री का पर्सन या फर्म दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। इसी को एफडीआई कहते हैं। और एफडीआई के लिमिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है व्हाट इज द करंट एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में करंट लिमिट जो है वो कितनी हो चुकी है? तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, पर सभी का आंसर क्यों नहीं आया? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। देखिए इतने सारे स्टूडेंट में अगर सभी आंसर नहीं देंगे तो मजा नहीं आ पाएगा। एक बार दीजिए आंसर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करंट एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? आपसे इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो लिमिट जो है वो पूछी जा रही है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लिमिट जो है वो अभी कितनी हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक नया अपडेशन हुआ है। ये अपडेशन फरवरी में हुआ है ना, फरवरी में हुआ है। तो फरवरी 2025 के बाद में जो लिमिट है वो बढ़ा दी है निर्मला सीतारमण जी ने, और इस लिमिट को जो है वो 100% कर दिया है। इससे पहले ये लिमिट कितनी हुआ करती थी? इससे पहले ये लिमिट जो है वो 74% हुआ करती थी। अब ये लिमिट 100% हो गई है। सर ये लिमिट 100% हुई है, इसका मतलब क्या है? हमें मतलब भी समझा दो। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके अपने 100% ओनरशिप के साथ में यहां पे व्यापार कर सकती है। और अगर ये 74% है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आके अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, फैक्ट्री शुरू करना चाहती है, मॉल खोलना चाहती है, तो उस सिचुएशन में उनकी जो ओनरशिप है वो 74% ही रहेगी। 26% सरकार अपने हाथों में रखती है, ताकि सरकार भी कुछ एक्शन ले सके या सरकार उसको कंट्रोल कर सके। तो जब 1991 हुआ था तो एफडीआई की
लिमिट बहुत ही कम हुआ करती थी। बहुत सारे सेक्टर्स पे एफडीआई अलाउ नहीं था, जिन पे अलाउ था उन पे 26% अलाउ था या 49% अलाउ था। अब ये एफडीआई परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब मैक्सिमम सेक्टर्स में एफडीआई 100% हो गया है। बट ये ध्यान रखना, सभी सेक्टर्स में ये 100% नहीं हुआ है, सभी में नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंप्लीट जो है वो ये हो चुका है, प्राइवेट बैंकिंग में 74% है। ये एफडीआई की अलग अलग लिमिट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना कि हर सेक्टर पर एफडीआई अलाउ नहीं होता है। जहां गवर्नमेंट ने इंडिया में लाइसेंस सिस्टम कंपल्सरी कर रखा है वहां एफडीआई कभी नहीं होगा। जहां सरकार ने ये कह रखा है कि भैया ये काम तो केवल हम करेंगे, जहां सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को ही अलाउ नहीं किया वहां भी कभी एफडीआई अलाउ नहीं होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक और प्रश्न आप सभी के सामने यहां पे आ रहा है कि बताओ एफडीआई की जो लिमिट है वो क्या है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एफडीआई लिमिट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मन में आ रहा होगा सर ये ऑटोमेटिक रूट जो है वो क्या होता है। तो देखिए एफडीआई के जो है वो दो रूट होते हैं, है ना। जब हम बात यहां पे एफडीआई की करते हैं तो एफडीआई की जब बात होती है तो एफडीआई के रूट की बात करनी होती है। जब बात रूट की होती है तो दो तरह के रूट एफडीआई के होते हैं। एक जो रूट होता है उस रूट को ऑटोमेटिक रूट जो है वो कहा जाता है, और दूसरा जो रूट होता है वो होता है कौन सा, दूसरा जो रूट होता है ये ऑटोमेटिक होता है और ये अप्रूवल रूट जो है वो होता है। कौन सा होता है, अप्रूवल होता है। नाम से ही पता पड़ रहा है ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो अपने आप में क्या कर सकती है, और यहां पे इंडिया में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अप्रूवल मोड का मतलब होता है कि जहां जहां सरकार को लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो सेक्टर है ये भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है या कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस होता है, तो वहां गवर्नमेंट कहती है पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमसे अप्रूवल लो और अप्रूवल के बाद जो है वो हम आगे चलने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट एफडीआई लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में जो लिमिट हो चुकी है वो भी 74% हो चुकी है। तो ये लिमिट भी जो है वो लगातार बढ़ रही है। आगे जाके यही लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये भी बात आप यहां पे अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखेंगे। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बता दिया है। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन प्राइवेट सेक्टर। तो जल्दी से बताइए जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर होते हैं वहां जो एफडीआई लिमिट है वो कितनी है। यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में जो है वो बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो जल्दी से दे दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें भी एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या है। What is the FDI limit in private sector bank in India? जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर इंडिया में आना चाहता है तो बताओ उस सिचुएशन में कितने % एफडीआई की लिमिट जो है वो उन्हें दी हुई है। ये प्रश्न आप लोगों से जो है वो पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बातों बातों में ये बात बताई थी और आंसर भी यहाँ पे आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है वो कितनी है, तो जो लिमिट है वो 74% है। मतलब कोई भी बैंक, सपोज कोई बैंक है जो फॉरेन का है, जैसे बैंक ऑफ सिंगापुर। अब बैंक ऑफ सिंगापुर अगर भारत में आना चाहता है तो यहां पे वो अपना बैंक शुरू कर सकता है, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है वो 74% ही रहेगी। स्वामित्व जो है, वोटिंग राइट जो है वो 74% ही रहने वाला है। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है तो पब्लिक सेक्टर का भी बता दो कि पब्लिक सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है वो कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की जब बात आती है तो उनके लिए एफडीआई की लिमिट कितनी है, ये भी आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है सार्वजनिक बैंक। तो जो सार्वजनिक बैंक हैं, अगर कोई गवर्नमेंट बैंक जो है वो यहां आना चाहती है तो उस सिचुएशन में जो लिमिट है वो कितनी है, ध्यान रखना।
पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, जैसे भारत का पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही गवर्नमेंट का कोई फॉरेन का पब्लिक सेक्टर बैंक होगा जो भारत में आके यहां पे अपना काम शुरू करना चाहता है ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में एफडीआई की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट ने केवल और केवल 20% दी है, तो 20% लिमिट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन टेलीकॉम सर्विस सेक्टर। टेलीकॉम सर्विस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट कितनी है? आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सारे के सारे एफडीआई की लिमिट हमें याद हो जानी चाहिए। What is the FDI limit in telecom service sector? जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर होता है, उस टेलीकॉम सेक्टर में सरकार ने एफडीआई के लिमिट को कितना कर दिया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यस, हमारी प्रीवियस क्लास नहीं हुई थी, बिल्कुल ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। जल्दी से दीजिए कि टेलीकॉम सेक्टर में आज की तारीख में सरकार ने कितने % एफडीआई की लिमिट कर दी है। तो यस, आप सभी का आंसर यहां अलग अलग आ रहा है। देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर गलत होने लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आज इस क्लास के बाद में एफडीआई की लिमिट से कोई क्वेश्चन आया है तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, यही मेन पर्पस है। अभी गलती हो जाएगी चलेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया मैक्सिमम सेक्टर्स में सरकार ने 100% एफडीआई कर दिया है, तो यहां हमें जो ध्यान रखना है वो 100% रखना है। मतलब कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर इंडिया में आती है, आज जियो को टक्कर देने के लिए कोई नहीं है ना, हम जानते हैं इस बात को। आइडिया, वोडाफोन दोनों मिलके भी जियो को टक्कर नहीं दे पा रही है। कुछ यूजर्स एयरटेल के अभी बचे हुए हैं, लेकिन जियो आज मोनोपोली कर रहा है ना। तो आज कोई फॉरेन की कंपनी भारत में आके अपना बिजनेस करना चाहती है, टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहती है, तो वो अपनी 100% ओनरशिप के साथ में यहां पे आ सकती है, वो भी ऑटोमेटिक मोड के थ्रू, किसी से पूछने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और आप सभी के सामने है, जहां पे एक और एफडीआई लिमिट के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है। इस प्रश्न का भी आंसर बता दीजिए। व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन सिविल एविएशन सेक्टर? जो एविएशन सेक्टर होते हैं, जो विमान कंपनी होती है, विमान कंपनी की केस में सरकार ने एफडीआई की जो परमिशन है वो कितनी दी है, ये आप लोगों से जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा था। बताइए, इंडियन सिविल एविएशन जो सेक्टर है वहां पे सरकार ने एफडीआई की लिमिट जो है वो कितनी कर रखी है। आप जानते हैं डोमेस्टिक जो है वो एविएशन भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। तो बताओ, अगर कोई विदेश की एविएशन कंपनी भारत में आके भारत में जो सर्विस है वो शुरू करना चाहती है तो कितने % ओनरशिप उनको मिलने वाली है? तो उस सिचुएशन में ध्यान रखेंगे 49% लिमिट जो है वो यहां पे सिविल एविएशन में है। अगर यहीं पे बात होती है किसकी, यही बात होती है हमारे एयरपोर्ट की, तो बताइए हवाई अड्डों में क्या है? अभी तो बात विमान की कंपनी की थी जिनकी फ्लाइट्स होती है, अब बात एयरपोर्ट की हो रही है। बताइए, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन एयरपोर्ट्स ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट? तो बताइए यहां पे एयरपोर्ट में कितनी सरकार ने परमिशन जो है वो दे दी है, ये आपको पता होना चाहिए। दो तरह के जो प्रोजेक्ट है वो होते हैं, वैसे दो तरह के जो प्रोजेक्ट है वो होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां पे जो बात हो रही है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की हो रही है। दो तरह के जो प्रोजेक्ट है वो होते हैं, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है और एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। मैंने दोनों प्रोजेक्ट के बारे में पहले मैंने आपको बताया हुआ था। जब कोई बिजनेस हम शुरुआत से करते हैं तो वो प्रोजेक्ट अलग होता है, और जब पहले से जो चीजें चल रही होती है उसी को रिन्यू करके जब चीजें की जाती है तो वो चीज अलग होती है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में जो एफडीआई है उसकी लिमिट कितनी है? तो ब्राउनफील्ड में जो लिमिट है वो 74% है। और इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, इसी प्रश्न में अगर ये पूछा जाता कि बताओ ग्रीन फील्ड, बताइए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एफडीआई की लिमिट क्या है, तो आपका आंसर उस सिचुएशन में कितना हो जाता? 100% हो जाता। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या अंतर है? बताइए, दो नाम तो आपको यहां पे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप बताओगे दोनों में से जो है वो अंतर क्या होता है? देखिए, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा खाली जमीन पर बनाया जाता है। अगर कोई जमीन जो है वो खाली है और खाली जमीन पर अगर कोई एयरपोर्ट बन रहा है तो उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। और ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पहले से
विकसित भूमि पर कोई प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो पहले से डेवलप लैंड है ना, पहले से कोई डेवलप लैंड है, उसी लैंड पर अगर पहले से कोई एयरपोर्ट मान लो बना हुआ है पर काफी समय से बंद चल रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है इस प्रोजेक्ट को ब्राउन फील्ड कहते हैं। ये एक नई बात आप सभी के मन में मेरे हिसाब से यहां पे आ गई होगी। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से खाली वैकेंट भूमि पर बनाए जाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, चाहे रोड का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो अगर कोई जमीन है, उस खाली जमीन पर कोई काम किया जा रहा है, तो मतलब आप समझो शुरुआत से निर्माण हो रहा है, स्क्रैच से काम हो रहा है। तो जब स्क्रैच से काम होता है तो बेसिकली वो ग्राउंड जो वो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आता है। मेनली गांवों में जो काम होता है वो मेनली यहीं पे आता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पे काम नहीं चल रहा है, वहां उसको रिन्यू करके कुछ काम चालू कर दिया है। कोई पुराना ऑफिस है, वहां पे काम चालू कर दिया है। कोई इंडस्ट्रियल साइट है जो बंद पड़ी है, उसको काम चालू कर दिया है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके जब हम कोई काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बेसिकली हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जो नॉर्मली शहरों में यही पाया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दीजिए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन रिटेल ट्रेडिंग? बताइए, जो रिटेल ट्रेडिंग होती है उस रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई की जो लिमिट है वो क्या है? आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट बिकते हैं, देखिए यहां पे सिंगल ब्रांड की बात हो रही है। अब अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग दुकानें होती है ना। एक कंपनी वो कंपनी है जो केवल सिंगल ब्रांड में ही डील करती है, जैसे एसबीआरटी कहते हैं, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल, है ना, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल, जिसे SBPR कहा जाता है। और एक कंपनी वो कंपनी होती है जो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग करती है। कौन सी करती है? मल्टी, है ना। एक और कंपनी होती है जिसे मल्टी ब्रांड जो है वो करती है, तो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। तो MBRT होता है। ये किसके लिए होता है? ये मल्टी ब्रांड के लिए होता है। तो यहां पे दो अलग अलग जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो सिंगल ब्रांड है, कोई कंपनी ऐसी है जो केवल सिंगल ब्रांड में काम कर रही है, उनके लिए एफडीआई की लिमिट पूछे तो आपसे 100% यहां हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि जो मल्टी ब्रांड है, मल्टी ब्रांड में सिचुएशन क्या होने वाली है, तो ध्यान रखना मल्टी ब्रांड में यहां सरकार ने केवल और केवल 51% एफडीआई की लिमिट को ही अलाउ किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन, ओहो, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अभी मैंने बता भी दिया है आप लोगों को आंसर। What is the FDI limit in multi-brand retail trading? तो अभी हमारी बात हो चुकी है कि मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में जो लिमिट है वो कितनी है। तो एफडीआई जो लिमिट है वो 51% है। गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो इसमें लेना पड़ेगा, ध्यान रखना 51% है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल मोड से है। मतलब यहां बिना परमिशन के जो है वो आप नहीं आ सकते, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहां पे होने वाला है। जबकि सिंगल ब्रांड में ये कितने % है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। डन है गाइज? यहां तक मेरे हिसाब से आशा करता हूं सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो एफडीआई पे, उसके बाद हम लोग जो है वो एक अलग क्वेश्चन की दुनिया में जो है वो जाने वाले हैं। बताइए इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। एक और क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है। व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस मॉडल? जो मार्केट प्लेस कंपनियां हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है, समझते हो ना, ई कॉमर्स का मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ये ई कॉमर्स कंपनीज हैं, है ना। और यहां पे सरकार ने जो लिमिट है वो कितनी दी है? ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस मॉडल। तो ध्यान रखना ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अब 100% सरकार ने एफडीआई की परमिशन दे दी है। किसकी परमिशन दे दी है? एफडीआई की परमिशन जो है वो यहां पे दे दी है। डन है? तो चलिए गाइस, एक कहानी हमारी समाप्त होती है। एफडीआई से कोई क्वेश्चन अगर मान लो मेरे हिसाब से पूछे जाते हैं तो मेन जो यहां पे एफडीआई के मॉडल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। मेरे हिसाब से कहानी यहां तक सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, है ना। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अब दीजिए आंसर क्या होगा। देखिए बहुत बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर क्या आपकी जो बुक है वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं क्या, क्या कोर्स का ऑर्डर भी हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं क्या। तो गाइज बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं जो कि इंटरनेट सर्वर के हमें देने होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा लग रही है, एक किताब में लगभग 30-40 रुपए होती है, तो आप सीधा हमें स्कैनर से भी जो बुक है वो जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे ही आप हमें डिटेल आपकी भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए। तो जो एड्रेस आपने दिया है वो हम आपको साथ में जो है वो वहीं से शेयर कर देंगे और आपकी किताब आपके पास पहुंच जाएगी, चाहे आप यहाँ पे कहीं भी रहते हैं। तो मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। कोमल, रमेश, वायरल आर्मी, मीना, मीरा, आरती, संजय, भगवान, विशाखा, निशाखा, सुरेश, सभी का आंसर आ चुका है। और सभी स्टूडेंट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर आंसर यहाँ पे हमें पता है, बहुत आसान है आंसर यहाँ पे। तो चलिए जी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। मुझे लगता है बहुत आसान ही क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था ये कौन से ईयर में आया था। तो हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जिसे हम इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जैसा मैंने बताया आपको, इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से, इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने एलपीजी पॉलिसी नाम दिया है। इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। ध्यान रखना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब बात आती है, जब नई आर्थिक नीति की बात आती है, किसकी बात आती है, नई आर्थिक नीति की जब बात आती है, तो नई आर्थिक नीति जो होती है वो भी आपकी इसी समय पर आई थी, जिसे हम 1991 का नाम जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैंने आपको बताया था वैसे दो लोगों का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो आर्किटेक्ट है वो मेनली किसे माना जाता है। तो गाइज बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने पूछा जा रहा है। क्या वो एम नरसिम्हन थे, क्या वो मनमोहन सिंह थे, क्या वो रंगराजन थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो आंसर हम सब जानते हैं। अगर यहां नरसिम्हा राव भी लिखा होता तो भी आंसर यहां पे हमारा मनमोहन सिंह ही होता, क्योंकि वही उस वक्त के वित्त मंत्री थे। और वित्त मंत्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब जानते हैं ये बहुत बड़े जो है वो पॉलिसी मेकर थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। एक्चुअल में ये नहीं होते तो मेरे हिसाब से हम उस आर्थिक संकट से, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल ही नहीं पाते, है ना। और बाकी आप जानते हैं कि जो दूसरा हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसकी ओरिजिनेटर जनक भी इन्हीं को माना जाता है। बहुत महान व्यक्ति जो है वो मनमोहन सिंह थे। चलिए जी बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बात आती है कि सर ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से उस समय हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारत को अपना 47 टन सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। मैं कितना कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा है 47 टन गोल्ड जो है वो हमारा रातों रात विदेशों में गया था, और तब हमें लोन लेना पड़ा था, हमें झुकना पड़ा था। जैसे आज पाकिस्तान को ऋण लेना पड़ रहा है आईएमएफ से, आईएमएफ ने दिया भी है ऋण, वैसे हमने भी उस वक्त देश को चलाने के लिए, देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए हमने भी उस वक्त लोन लिया था। लेकिन रीजन क्या था, क्या रीजन थे ऐसे। तो क्या उस समय हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, क्या आवश्यकता क्यों थी, क्या हम इकोनॉमिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे, क्या हम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे, क्या हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते थे। तो यस, ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो सही है, सारे पॉइंट सही है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो केवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये जो सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट बेसिकली औद्योगिक सुधारों का पार्ट है। ये जो सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट कौन से सुधार हैं,
औद्योगिक सुधार हैं, औद्योगिक सुधारों को हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए उस समय भारत में केवल औद्योगिक सुधार नहीं हुए थे, उस वक्त भारत में पहला औद्योगिक सुधार हो गए थे। और कौन से सुधार हुए थे? तो और वित्तीय सुधार भी हुए थे। हमारे भारत में उस वक्त वित्तीय सुधार भी हुए थे, जिसे फाइनेंशियल रिफॉर्म जो है वो कहा जाता है। ये वो रिफॉर्म है जहां पे कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक्शन लिए वो वित्त से संबंधित थे, पैसों से संबंधित थे, बैंकों से संबंधित थे। ये वो समय था जब बैंक वाले किसी गरीब को बैंक में घुसने भी नहीं देते थे, बैंकों ने अपना पैसा जो है वो सट्टे में लगा रखा था। ये सब समस्याएं जो है वो चल रही थी, लगातार लोन जो है वो महंगे होते जा रहे थे, है ना। तो इसी के लिए जो है वो वित्तीय सुधार भी किए गए हैं। और कौन से सुधार जो है वो उस वक्त हुए थे? तो उस वक्त के सुधारों में एक सुधार जो आता है वो राजकोषीय सुधार भी आता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के सुधार हुए, उसमें एक सुधार कौन सा आता है? राजकोषीय सुधार भी आता है। और जो राजकोषीय सुधार है उस सुधार को हम फिस्कल रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फिस्कल रिफॉर्म, राजकोषीय सुधार का मतलब ये वो समय है जब सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे और सरकार की इनकम बहुत कम होती थी। तो जब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, मतलब सरकार को घाटा है, सरकार को डेफिसिट है। अब डेफिसिट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये जरूरत उस वक्त भारत में थी। तो फिस्कल रिफॉर्म भी किए गए, फाइनेंशियल रिफॉर्म भी किए गए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी किए गए। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग सुधार किए थे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो केवल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1991 में हमारी जो हालत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो आपको बताना है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति नहीं थी, कौन सी सिचुएशन नहीं थी। ये प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। दीजिए फटाफट से आंसर जो है वो क्या होगा। आंसर जो है वो क्या होगा ये आपको यहाँ पे जो है वो बताना है। तो दीजिए फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है। बात हो रही है 1991 की, और 1991 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ उस वक्त की जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किया। क्वेश्चन ये कह रहा था कि बताओ इनमें से कौन सी सिचुएशन 1991 में नहीं थी। मतलब जो तीन सिचुएशन आपको दिख रही है ये 1991 की ही सिचुएशन है, एक सिचुएशन जो है वो 1991 में नहीं थी। और लगातार आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्या सरकार का जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा था? अब ये भी डिस्कस किया था, सरकार का घाटा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से सरकार कर्जे में आती जा रही थी, महंगा। और उसके बाद में विदेशी मुद्रा में भंडार में गिरावट। क्या हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा था? 100% गिर रहा था। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भारत में आर्थिक संकट जो शुरू हुआ, या भारत में जो आर्थिक सुधार शुरू हुए, या भारत में जो एलपीजी की जो शुरुआत हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शुरुआत का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर कभी आपको केवल एक रीजन में आंसर देना हो ना, कभी आपको केवल, वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, एलपीजी पॉलिसी शुरू हुई। लेकिन अगर आपसे बहुत सारे रीजन में से केवल एक रीजन पूछे तो बट ऑब्वियस जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी को आप सही करेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे बड़ा रीजन है उस वक्त वो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट,
हमारा जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो केवल और केवल उस वक्त हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 15 दिनों के बराबर रह गया था। हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व आज की तारीख में, अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना पहुंच चुका है, 690 बिलियन अमेरिकी डॉलर आज हमारे पास में हो चुके हैं। आज हमारे पास में डॉलर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उस वक्त गिनती के डॉलर्स हुआ करते थे। आप सोचो, हम आज बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हम आज बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन पहले 1991 में हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था। हम निर्भर थे, निर्भर अर्थव्यवस्था थी, डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। किस पे निर्भर था? हम विदेशों पे निर्भर थे। और जब विदेशों पे निर्भरता ज्यादा होती है, इसका मतलब हमारे पास में ज्यादा फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। जब फॉरेन रिजर्व होंगे, जब डॉलर्स होंगे, तभी तो पेमेंट हम कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसा दिन आया था जब हमारे इंडिया में केवल और केवल हमारे पास में 15 डेज का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। तो यही सरकार सबसे ज्यादा टेंशन में थी कि यार हम कैसे करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, चलो उसे रोक सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, उसे रोक सकते हैं। इंडस्ट्रीज में कंट्रोल करना है, सरकार मनमानी कर रही है, उसकी बात की जा सकती है। लेकिन ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई ना, इसलिए ही तो इमरजेंसी में हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, उनसे डॉलर में पैसा लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास में इंपोर्ट करने के लिए पैसा उस वक्त खत्म हो चुका था। ये एक रीजन ध्यान रखेंगे। हमने क्या उस वक्त हमने हमारा गोल्ड रिजर्व बेचा? बिल्कुल बेचा। अभी अभी बताया मैंने आपको, 47 टन जो सोना है वो हमने उनको दिया, और उसके बाद जो है वो हमें कंडीशनल जो लोन है वो दिया गया था, है ना। और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि क्या उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही थी? नहीं भैया। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अस्थिर चल रही थी, है ना। 1991 में भारत की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर थी। अब आप कहोगे सर ये अस्थिर क्यों कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो? तो मैं आपको बता दूं गाइस, उस वक्त जो है ना, मनमोहन सिंह जी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें ऐसी होती है, आप जानते हो कि जो व्यक्ति बनना चाहता है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो बन नहीं पाता, और बहुत ज्यादा नाराज जो है वो उस वक्त मनमोहन सिंह जी हो गए थे। तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, वो नाराज हो गए थे, है ना। 1991 का मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव का विवाद एक ऐसा विवाद था जो उस वक्त का बहुत बड़ा विवाद था। फिर जाके जो है वो उन्होंने जो है वो मनाया मनमोहन सिंह जी को, और उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी है वो उनको वित्त मंत्री का जो पद है वो दिया गया था। आप लोगों ने शायद सुनी होगी नरसिम्हा राव ने किस तरह रची थी 1991 की कहानी। तो 1991 की जो कहानी है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, और नरसिम्हा राव जो है उन्होंने नोटिस दे दिया था, और उनको प्रायोरिटी रखते हुए उनको जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया गया था, है ना। तो उस वक्त जब हमारे पास में इतनी कम विदेशी मुद्रा रह गई थी आयात के लिए, तो हमारे जो राजनीतिक स्थिरता है ये स्थिरता नहीं थी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। क्या चल रही थी? भारत में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज्यादा चल रही थी। ये आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, दीजिए फटाफट से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। Currently, how many public sector enterprises are categorized as महारत्न? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बताइए वर्तमान में कितनी कंपनीज ऐसी है जो कि कौन सी कंपनी है जो कि आपकी महारत्न कंपनीज है? बताइए फटाफट से संख्या जो है वो कितनी है। और आप सभी को ये भी साथ में जो है वो पता होना चाहिए, आप सभी को ये भी साथ में पता होना चाहिए कि उन कंपनीज की जो है, उन कंपनीज के जो नाम है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए महारत्न कंपनीज होती है, नवरत्न कंपनीज होती है ना। कुछ कंपनीज होती है जो कौन सी होती है, महारत्न होती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो नवरत्न होती है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि मिनी रत्न होती है।
तो कहां पे कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में जाएगी, आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पता होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, दीजिए फटाफट से। आप सभी के सामने ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो कितनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न कंपनी की कैटेगरी में जो है वो दिया गया है, क्या वो आंसर आपका 17 है, क्या 2 है, 18 है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों ने आंसर अलग अलग दिए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो डी है। अब आप कहोगे सर डी क्यों है, ये भी बता दो। तो चलिए आइए थोड़ी सी कहानी में आप लोगों को बता देता हूं। कहानी क्या है, देखिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, है ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है, ये वो इंडस्ट्री होती है जो सरकार की इंडस्ट्री होती है ना। और सरकार की जो इंडस्ट्री होती है उन इंडस्ट्रीज को हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली जो कंपनी होती है उन कंपनी को हम महारत्न कंपनीज का नाम जो है वो दे दिया जाता है। कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। दूसरी जो कंपनी होती है वो कौन सी होती है, तो दूसरी जो कंपनी होती है वो नवरत्न कंपनी होती है। और तीसरी जो कंपनी होती है वो कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी मिनी रत्न कंपनी होती है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि सरकार की जितनी भी इंडस्ट्री है वो 3 भागों में बट जाती है। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सरकार की सबसे छोटी कंपनी कौन सी होती है, मतलब कोई भी कंपनी जब सरकार की कंपनी बनेगी ना तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी कौन सी कहलाएगी, मिनी रत्न कहलाएगी। बाय डिफॉल्ट ही मिनी रत्न बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कोई भी कंपनी जो छोटी मोटी कंपनियां सरकार की है या सरकार के ओनरशिप में चल रही है वो बेसिकली मिनी रत्न होती है। जब मिनी रत्न कंपनियां पिछले 3 साल में लगातार बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, उनकी एसेट बढ़ रही होती है, उनका टर्नओवर बढ़ रहा होता है, तो वो जो मिनी रत्न कंपनियां हैं वो कंपनियां नवरत्न कंपनीज बन जाती है। और जब ये नवरत्न कंपनियां पिछले 3 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, एसेट लगातार बढ़ रही होती है, तो वही कंपनी जो है वो महारत्न कंपनी बन जाती है। तो सरकार की जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो महारत्न कंपनीज होती है, जिन्हें सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। सर इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये कितनी कंपनियां हैं, तो ध्यान रखना ये जो कंपनियां हैं ना वो 13 है। कितनी है, 13 कंपनियां आज की तारीख में महारत्न है। आपने कुछ कंपनीज के नाम शायद सुने होंगे, है ना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपने जो है वो सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपने सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपने नाम सुना होगा। तो टोटल 13 कंपनीज हैं, है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, भेल आपने नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपने सुना होगा, है ना। तो भेल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना, ये सब नाम आपने सुने होंगे। सेल सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। महारत्न कंपनियां जो है वो कितनी है, 13 है। लेकिन इसमें एक ऑथेंटिक डेटा और है। देखिए सरकार ने अभी की तारीख में जो है वो ये संख्या 13 कर दी है, लेकिन अभी भी अगर हम वेबसाइट को देखते हैं, कौन क्या देखते हैं, वेबसाइट को देखते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक डेटा कौन सा मिलेगा। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हमने रिसर्च करी हुई है इसलिए आपको बता रहे हैं। जब आप गूगल पे लिखोगे महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं, तो अलग अलग संख्या नजर आएगी, कहीं 13 दिखेगी, कहीं 14 दिखेगी, मैक्सिमम जगह 13 दिखेगी। लेकिन जब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, सरकार की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जब हम वहां जाते हैं तो वहां ये संख्या 14 है। तो आप मेरे हिसाब से अगर ऑथेंटिक डेटा लिखना चाहते हैं तो 14 जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कितनी ध्यान रखनी है, 14 ध्यान रखनी है। ओके, डन है। अब ध्यान रखना, कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी तभी बनेगी जो पहले से वो क्या हो, जब वो पहले से नवरत्न हो। और अगर आपसे ये पूछे कि बताओ सर वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 26 है। सर नवरत्न में भी कुछ नाम है क्या जो आप हमें बता सकते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा आईआरसीटीसी का, आईआरसीटीसी का आपने नाम सुना होगा, जिसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नाम से जो है वो जानते हैं, सुना होगा आपने। आपने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड सुना होगा,
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड सुना होगा, है ना, बीएसएनएल का नाम आपने सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब हमारे सरकार की कौन सी कंपनीज हैं? हमारे सरकार की ये सब जो है वो हमारी नवरत्न कंपनीज हैं। अब बात करते हैं सर, एक कैटेगरी मिनी रत्न भी तो होती है, तो मिनी रत्न में जो है वो कितनी कंपनीज आ जाती है, ध्यान रखना। तो गाइस वैसे तो देखो मिनी रत्न में अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज आती है इसमें। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें दो कैटेगरी बनी हुई है बेसिकली। उसमें एक जो है वो कैटेगरी 1 है और दूसरा जो है वो कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी 1 में वर्तमान में कितनी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड संख्या अगर आपसे पूछे तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे 49 है। कितनी है? ध्यान रखना 49 है। और दूसरी जो कैटेगरी है, उस दूसरी कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो हमें 10 ही देखने को मिलती है। तो 49 और 10 जब हम कर देते हैं तो यहां ये संख्या 59 नजर आती है। कितनी नजर आती है? 59 नजर आती है। ये मैंने आपको ऑथेंटिक डेटा बता दिया है जो कि आपको वेबसाइट पे जो है वो मिल जाता है, जो वेबसाइट सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से बनी हुई है। अब एक बार जल्दी से बता दो कि क्या जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सी है? क्या सभी को क्लियर हो चुका है कि सरकार की जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी है, किस किस कैटेगरी में है? यहां से कोई प्रश्न अगर आता है तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से आंसर जो है वो दे सकते हो। कई बार ये भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? महारत्न कंपनी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी जरूरी है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर महारत्न कंपनी तो हमारे हिसाब से वो कंपनी होनी चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होगी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड हो गया। बिल्कुल, वैसे कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक नॉलेज के लिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं चाहता हूं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स की इकोनॉमी का जो बेस है वो बहुत अच्छा हो। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वो पहले तो नव महारत्न कंपनी तभी बनेगी जब पहले से वो नवरत्न कंपनी हो, ये तो बता ही चुका हूं। और उसके बाद में पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, कितना? 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं टर्नओवर की, तो टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। ये जो शर्तें हैं वो 3 सालों का एवरेज कहती है। कितना? 3 साल का एवरेज कहती है। और उसके बाद में वो जो कंपनी है वो एक ग्लोबल कंपनी होनी चाहिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। शेयर बाजार में वो कंपनी जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए, तभी ये सब चीजें जो है वो हो सकती है। ये आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न का आंसर समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट एसेट लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल हाउस? उस समय बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते थे। 1991 में औद्योगिक घरानों की संपत्ति की सीमा क्या थी और आज सीमा क्या है? ये दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बताइए फटाफट से, व्हाट इज द प्रेजेंट एसेट लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल हाउसेज? देखिए, पहले ये जो कहानी है ना, ये कहानी वापस आपसे पूछी जा रही है कि लिमिट जो है वो कितनी है, किसकी? औद्योगिक घरानों की लिमिट की बात जो है वो यहां पे आ रही है। आप सभी के सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप लोग जो है वो आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बाजार अवधारणा बिल्कुल लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए फटाफट से, वर्तमान में जो लिमिट है वो कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में लिमिट हुआ करती थी, आज के जमाने में ये सिस्टम खत्म हो चुका है। औद्योगिक घराने पहले हुआ करते थे, मतलब कौन से घरानों को औद्योगिक घराना कहा जाता है उसकी अलग अलग लिमिट हुआ करती थी। जैसे आपने सुना होगा पहले के जमाने में टाटा, बिरला, ये बेसिकली हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस में आते थे।
और सरकार इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देती थी। लेकिन 1991 की पॉलिसी आने के बाद सरकार ने इंडस्ट्रियल हाउस की जो लिमिट है वो समाप्त कर दी है। अब यहां पे कोई भी लिमिट यहां पे नहीं आती है। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि आर्थिक सुधारों के तहत एकाधिकार घरानों को किससे छूट दी गई है। ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते थे, इनकी मोनोपोली जिनकी होती थी, उनको किसके लिए जो है वो छूट दी गई थी, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है। देखिए, हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ नए क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आऊं, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, और कुछ नए जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका माइंड और ज्यादा खुलेगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोनोपोली जिन बिजनेस हाउस की चल रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में उनको किससे छूट दी गई थी। तो देखिए गाइस, पहले सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे बड़े बड़े बिजनेस हाउस पे, लेकिन सरकार ने कहा 1991 के बाद जब सरकार उदारीकरण सिस्टम पे चल रही थी, जब सरकार लिबरलाइजेशन सिस्टम पे चल रही थी, तो सरकार ने कहा तुम्हें मर्जर करना है तुम कर सकते हो, तुमको किसी और के साथ में एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ में मर्ज होना है तुम हो सकते हो, तुमको इंटीग्रेशन करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें किसी और बिजनेस को एक्वायर करना है तुम कर सकते हो। ये सभी चीजें जो है वो करने की परमिशन दे दी थी। तो ये सभी परमिशन, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन में जो लिमिट है वो 100% की हो गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। दे दीजिए फटाफट से आंसर क्या होगा। तो चलिए, एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि कंपटीशन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास हुआ था। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूंगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो मुझे लगता है आप सब लोगों ने दे दिया है, और सभी ने आंसर दिया है 2001 या 2002। अच्छा, ये डाउट आ रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आंसर यहां पे 2001 होगा, 2002 होगा। कंपटीशन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? ये डाउट है, डेफिनेटली डाउट है, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको सारी बातें यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, कंपटीशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? तो 2002 में पास हुआ। पार्लियामेंट में जो ये एक्ट पास हुआ वो 2002 में हुआ, इसलिए इसे कंपटीशन एक्ट 2002 कहते हैं। ये आप यहां पे ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद में इसे लागू जो है वो कब से किया था? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इसे लागू कब किया गया था, तो आप सभी का जो आंसर है वो यहां पे 2003 हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बताओ इसमें संशोधन कब किया था, बताइए इसमें संशोधन कब किया था, तो आपका आंसर जो है वो 2007 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई? इस एक्ट को चलाने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसे प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताओ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई की जो स्थापना है वो कब हुई? क्या आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं? बताइए मुझे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रश्न जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। बताइए जल्दी से। आपने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नाम सुना होगा, जो कि कंपटीशन के लिए डील करती है। हमारे भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान है, और उस राष्ट्रीय संस्थान का जो नाम है वो क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह बात समझ में आ गई है। अब ये बात को समझिए बहुत ध्यान से। इसका गठन कब हुआ? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ। ध्यान रखना, इसका गठन 2009 में हुआ, लेकिन इसका डिसीजन 2002 में ही ले लिया था। जो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया था, उसके प्रवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है? ध्यान रखना, ये जो एक्ट पास हुआ था,
इस एक्ट के लिए कौन सी संस्था इस एक्ट के लिए उत्तरदायी होगी, कौन सी संस्था इसके लिए लायबल होगी? तो लायबल होगी प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, जिसके बारे में डिसीजन ले चुके थे हम लोग, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो नहीं की गई थी। ये ध्यान रखना आप, है ना। एक प्रश्न और आ सकता है यहां पे कि सर ये जो कंपटीशन एक्ट है वो किसकी सिफारिश के बाद आया था? तो आपको एक समिति का नाम ध्यान रखना है, जिस समिति का नाम है राघवन समिति। तो राघवन समिति ने ही कहा था कि भारत में जो है वो ये समाप्त हो जाना चाहिए। एक एक्ट बना हुआ था, पहले मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि इसका एक्ट पास हुआ था, इसलिए ये कौन सी बॉडी है? अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये किस प्रकार का निकाय है, तो ये एक संविधानिक निकाय है ना। संविधानिक निकाय का मतलब होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया हुआ है ये किस प्रकार का है, या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है? तो ध्यान रखना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे 2002 में जो है वो लाया गया था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपसे एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर ये जो कंपटीशन एक्ट है, इस कंपटीशन एक्ट का पूर्व नाम क्या था? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपटीशन एक्ट जो है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो गाइज इसका पहले जो नाम है वो एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था, और सरकार के द्वारा जो एमआरटीपी एक्ट है वो 1969 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1969 में। एमआरटीपी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकार, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है एकाधिकार, आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिव मतलब रोकना, तो एकाधिकार तथा अवरोध, है ना। अवरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो इसे हम कहते हैं व्यापार व्यवहार अधिनियम सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया था। नाम से ही पता पड़ रहा है उस वक्त जिन लोगों की मोनोपोली चल रही थी उनकी मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार ने 1969 में एक एक्ट लाए गए, जिस एक्ट का नाम था एमआरटीपी एक्ट। यही एक्ट चलता रहा। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अब सरकार यह कहने लग गई कि भैया हम मोनोपोली को रोकने का काम नहीं करेंगे, हम कंपटीशन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जब अच्छा कंपटीशन होगा तो अपने आप एक अच्छी रेट पर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा। एक प्रतिस्पर्धी वातावरण जो है वो हमारे भारत में होना चाहिए। यही काम सीसीआई करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग का काम क्या है? यही तो काम है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन जो है वो अच्छा रहे। यही काम इसका है। ये भी बात आप यहां पे मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बताओ इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है, तो ध्यान रख सकते हो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहां पे आता है? कोलकाता में आता है। इसको भी अगर आप कहीं याद रख पाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या आप सभी को सारी बातें यहां तक समझ में आ गई है? क्या जल्दी से बता दो एक बार, क्या सभी को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है? एमआरटीपी एक्ट क्या है बता दिया, कंपटीशन एक्ट क्या है बता दिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है ये भी बता दिया। मेरे हिसाब से यहां तक सारी बातें सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एक बार जल्दी से मुझे यस लिख के बता दो, जल्दी से यस लिख के मुझे बता दो। बाकी आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अरविंद सोनावल सर, आप इकोनॉमिक्स बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आपका इस कमेंट के लिए। समझ में आ चुका है। ओजस, मौलिक, पूनम, अरविंद, कोमल, मीरा, बिजैर वुमेन, निधि, जल्दी जल्दी से जितने स्टूडेंट हैं एक बार सभी अपने अपने नाम को बता दो ताकि पता भी चल जाए कितने स्टूडेंट हमारे साथ में अभी लाइव जो है वो पढ़ रहे हैं। रवि और विशाखा, वायरल आर्मी, गजेंद्र, आकाश कुमार, रमेश चौहान, समरीन, मुझे लगता है सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
हाँ जी पूनम, बिल्कुल कोलकाता में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है। डन है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है, दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको देना था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार मैंने देखा है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए जी, 2022 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस जो है वो अनिवार्य है, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस जो है वो अनिवार्य है। देखिए 1991 में ये उद्योग की संख्या कितनी हो चुकी थी। 1991 में 6 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसके लिए जो आंसर है, जिसके लिए उद्योग जो है वो के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ उनके नाम क्या क्या है, बताइए। वर्तमान में कौन कौन से उद्योगों के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। उद्योगों की संख्या 5 है, ये बात तो समझ में आ गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर वो उद्योग कौन कौन से हैं। जब मैं आपको इन 5 के नाम बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में बात तो सही है, इनके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा ही। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति भारत में शराब बना रहा है तो शराब बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लीकर के लिए लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में तंबाकू उत्पाद बनाता है, तंबाकू प्रोडक्ट बनाता है, मतलब इसमें बीड़ी सिगरेट जो है वो सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं। तो अगर आप कोई टोबैको प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लीकर हो गया है, मादक जो पेय पदार्थ होते हैं, शराब बनाना हो गया है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तंबाकू हो गया है, या तंबाकू के विकल्प से जो चीजें बनेगी जैसे सिगार, सिगरेट, इनके लिए भी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तीसरा आपको जो लाइसेंस लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा किसके लिए, वो लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस के लिए भी आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस का ये किसका पार्ट है, ध्यान रखना, ये रक्षा उपकरण है हमारा, ये हमारा रक्षा उपकरण है, तो इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप उद्योगों की बात कर रहे हैं तो उद्योगों में जो औद्योगिक विस्फोटक होते हैं, औद्योगिक विस्फोटक के लिए आपको पता होगा, बहुत जब इंडस्ट्री होती है तो जैसे माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग में जो है वो विस्फोटक सामग्री यूज होती है जिससे बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां काटी जाती है। सड़क में आपने देखा होगा जब सड़क बनती है तो औद्योगिक विस्फोटक के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप दवाई इंडस्ट्री में हो तो जो हैजार्डस केमिकल है, खतरनाक रसायन जिसे हैजार्डस केमिकल कहते हैं, आपको उसके लिए भी लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें जो है वो बता दी है, किस किस के लिए आज भारत में लाइसेंस लेना जरूरी है। तो 5 इंडस्ट्री के नाम आपको दिख रहे होंगे, इन 5 के लिए लाइसेंस जो है वो जरूरी है। बिना लाइसेंस के अगर आप ये काम करते हो तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता, बताओ यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि 1991 से पहले
1991 से पहले कितनी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपलसरी था? तो आपका जो आंसर है वो 18 सही होगा, है ना। पहले आपका जो आंसर है कितनी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस जरूरी था, तो सरकार ने ये कह रखा था कि 18 इंडस्ट्री के अलावा सभी जगह लाइसेंस फ्री है। फिर सरकार ने इसको चेंज करके 6 किया 1991 में, और आज ये जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दीजिए फटाफट से आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। मेरे हिसाब से ये तो इजी प्रश्न है जो आप यहां पे दे सकते हैं। दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उदारीकरण के बारे में बात हो रही है, लिबरलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है उदारीकरण के बारे में, तो उदारीकरण का क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। और मीनिंग क्या है? उदारीकरण, नाम से ही पता पड़ रहा है सरकार उदार हो रही है, सरकार लिबरल हो रही है। मतलब जहां सरकार ने कठोर कानून बना रखे थे, अगर सरकार उन कानूनों को खत्म करके अगर इजी कानून बना दे, सरल कानून बना दे, हर एक पर्सन बहुत आसानी से अपना बिजनेस कर पाए, तो इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ उदारीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। अगर उदारीकरण होता है तो क्या ऐसा होने से बिजनेस को फ्रीडम मिलती है? जब बिजनेस को फ्रीडम मिलती है तो वो व्यापार बहुत अच्छा करता है। जब व्यापार अच्छा करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा, तो फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाती है, कम कैसे हो सकती है? और एफडीआई हमारा बढ़ता है, तो यस एफडीआई भी बढ़ता है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, सी सही नहीं है। कुछ स्टूडेंट एक दो हैं जिन्होंने आंसर बी दिया था, लेकिन यस सी नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब पॉजिटिव पॉइंट है। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निजीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछा जा सकता है। तो उदारीकरण का मतलब क्या है? जब सरकार लाइसेंस राज को खत्म कर दे, जब सरकार करप्शन को खत्म कर दे, सरकार अपने नियमों में ढील दे दे, समझ लो वो उदारीकरण है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है, प्राइवेटाइजेशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, निजीकरण तो नाम से ही समझ में आ रहा है। वो सारे काम जो पहले सरकार खुद करती थी, वो पहले सारे काम जो पहले सरकार खुद करती थी, अगर सरकार खुद पीछे आ जाए और सरकार प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दे, तो समझ लो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को निजीकरण का नाम जो है वो दिया जाता है। आपको यह ढूंढना था कौन सा कथन गलत है। पहला, सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी का विनिवेश किया जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट इतना आसान नहीं है। क्या प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है? यस और नो बताइए। क्या निजीकरण में विनिवेश शामिल होता है? तो आंसर होगा आपका यस, इंक्लूड होता है। एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है जिस वर्ड को हम कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या इन दोनों में अंतर है तो क्या है? जल्दी से बताइए। एक वर्ड होता है जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, एक वर्ड होता है जिस वर्ड को नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो क्या इन दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। एक ही अंतर ध्यान रखो, एक ही अंतर ध्यान रखो, और वो अंतर है किसका? ओनरशिप का। जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो ओनरशिप कहां से किसके पास जाती है? जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो ओनरशिप सरकार से जब ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाए, जब सरकार से ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में चली जाए, तो समझ लो इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या ध्यान रखेंगे सर? इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या ध्यान रखेंगे? तो आज सरकार ने देखो आप सभी जगह जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, सभी जगह कर दिया है। प्राइवेट कंपनीज आ गई है। जैसे सरकार ने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया था, सरकार ने जो है वो बैंकों में प्राइवेटाइजेशन किया था, या सरकार ने जो है वो हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, चाहे रोडवेज में हो, आईआरसीटीसी में, सब जगह हो, है ना। तो और राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो राष्ट्रीयकरण में पहले काम किसके हाथ में होता है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। और जब प्राइवेट सेक्टर से वो विभाग, ओनरशिप सरकार अपने हाथों में ले लेती है,
सरकार अपने हाथों में ले लेती है तो समझ लो इसी को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कब किया था? तो प्राइवेटाइजेशन 1991 में शुरू हुआ था। नेशनलाइजेशन जो है वो कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो है वो 1969 में आपको पता होगा बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, पता है ना आपको। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और कुछ उदाहरण आपको पता है क्या? बताओ। भारत में निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के उदाहरण और किसी को पता है तो बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना। तो निजीकरण में सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति या सेवा निजी क्षेत्रों में चली जाती है और राष्ट्रीयकरण में निजी क्षेत्र की संपत्तियां सरकार के हाथों में चली जाती है। इसी को निजीकरण कहते हैं, है ना, इसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। निजीकरण का उदाहरण 1991 में निजीकरण हुआ था। अभी आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? भारतीय स्टेट बैंक। सरकार ने निजीकरण कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार के हाथों में लगभग 64% ही शेयर है। लगभग कितने परसेंट जो है वो निजीकरण कर दिया है सरकार ने? लगभग 35% जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों को सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व वाले शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, अपनी इक्विटी को बेच दिया है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो जब कोई देश की सरकार अपनी इक्विटी को बेच दे, अपनी ओनरशिप को बेच दे, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्या ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी है? और ऐसा सरकार ने कई बार किया है। आपने एक नाम सुना होगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को जिसे कहते हैं। तो सरकार ने बाल्को को भी बेच दिया है। सरकार ने बीएसएनएल को भी जो है वो, मतलब कई बार सरकार ने जो है वो क्या किया है? निजीकरण जो है वो किया है। राष्ट्रीयकरण किया है सर, तो राष्ट्रीयकरण कई बार किया गया। जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 1956 में सरकार ने बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया था, इंश्योरेंस सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया था, तभी तो एलआईसी जो है वो आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 में सरकार ने एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया था। सरकार ने एसबीआई को अपने हाथों में ले लिया था। मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक तो नहीं है। क्या सभी को यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है ना? अब एक बात और ध्यान रखना कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। बच्चे एक और कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर विनिवेश के बारे में सर बताइए, ये विनिवेश क्या होता है सर, ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, ये आप हमें बताइए। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। विनिवेश जो है वो सबसे पहले किसका पार्ट होता है? तो विनिवेश जो है वो पार्ट होता है किसका? पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। किसका पार्ट होता है? ध्यान रखना, विनिवेश जो है वो किसका पार्ट है? विनिवेश जो है वो निजीकरण का पार्ट है। किसका पार्ट है? निजीकरण का पार्ट है। तो सर ये विनिवेश में क्या होता है? तो विनिवेश में जो है वो सरकार अपनी संपत्तियों का, विनिवेश में सरकार अपनी संपत्तियों का विक्रय कर देती है। सरकार जो है वो अपनी एसेट को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। और डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमेशा कहता हूं मैं स्टूडेंट को, डिसइन्वेस्टमेंट अगर तुम्हें याद रखना है, तो तुम एयर इंडिया वाला ध्यान रखोगे। आपको पता होना चाहिए कि एयर इंडिया पहले सरकार के हाथों में था और सरकार ने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है। पता है आपको एयर इंडिया और टाटा की कितने में डील हुई थी? कितने स्टूडेंट को पता है बताइए, कितने में डील हुई थी? एयर इंडिया को टाटा सन्स की कंपनी ने खरीदा था, मतलब सरकार ने बेचा था। कितने में बेचा था पता है आपको? 18,000 करोड़ रुपए में सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है। एयर इंडिया अब नहीं है, एयर इंडिया अब सरकार के हाथों में नहीं है। मेरे हिसाब से सारी बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा।
अब कभी भी निजीकरण राष्ट्रीयकरण से कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको नहीं होगा, विनिवेश आपको समझ में आ चुका होगा। तो जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर का, तो यस वो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, बिल्कुल सही है। नेशनलाइज्ड एंटरप्राइजेज आर ओपन टू प्राइवेट, जब सरकार के जो राष्ट्रीय उपक्रम होते हैं, जैसे सरकार के उपक्रम कौन से, सरकार के उपक्रम जैसे महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, जब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो जाए तो ये भी प्राइवेटाइजेशन होता है ना। और पब्लिक एंटरप्राइजेज आर नॉट लीज्ड टू, नो नॉट गलत आ गया, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर लीज्ड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर मैनेज इज अलाउड इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, जब पब्लिक एंटरप्राइजेज का मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ जाता है, उसी को निजीकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर एस्टैब्लिशमेंट। बताइए, बढ़िया प्रश्न है आप सभी के सामने, आराम से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे सकते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बताइए, आपको इन संगठनों को उनकी स्थापना के हिसाब से, उनकी जो स्थापना हुई है ना, उन स्थापना के हिसाब से आपको यहां पे जो है वो जमाना था। तो दे दो फटाफट से एक एक करके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। बताइए, सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता किसकी स्थापना, सीक्वेंस क्या होगा, पर मुझे यह पता है WTO की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में WTO की स्थापना हुई, है ना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई सर? वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में जो है वो वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हो चुका था। फिर एक नाम है ADB। ADB का मतलब क्या है सर? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एशियाई विकास बैंक कहते हैं। ADB की जो स्थापना है वो 90s में हुई थी। और कब हुई थी सर? तो स्थापना इसकी 1966 में हुई थी, है ना, 6 में हुई थी। अब सर ये साफ्टा क्या है? साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो साउथ एशियन जो देश होते हैं ना, उन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को हम साफ्टा का नाम देते हैं। और साफ्टा जो है वो 2006 में शुरू हुआ था। अब आप देख सकते हो यहां पे, तो सबसे पहले जो है वो ये आया, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, और उसके बाद में आपका ये आया। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड आएगा, सेकंड के बाद में यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड आएगा, सेकंड के बाद फोर्थ आएगा। तो सेकंड फोर्थ केवल यहीं पे दिख रहा है। मतलब दो आंसर भी अगर आपको आते हैं ना, तो भी आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पे दे सकते थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किससे प्रभावित थी? बताइए, जब उदारीकरण हुआ था तो उदारीकरण के होने से पहले हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब आप कह सकते हो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा था? क्या इकोनॉमी में बेरोजगारी थी तो सही। क्या अल्प रोजगार था, कुछ ही लोगों को काम मिल रहा था? यह भी सही है। क्या वित्तीय घाटा भी था? बिल्कुल था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था मेनली किससे प्रभावित हुई है? तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो रीजन था उस वक्त वो था हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो गया था। और जब फॉरेन रिजर्व कम होता है, इसका मतलब, और मैंने ये भी कहा था कि हमारी इकोनॉमी निर्भर अर्थव्यवस्था थी, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होता है इंपोर्ट का, और रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट का। एक कंट्री दूसरी सभी कंट्रीज के साथ में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसके जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स चल रहा था, ऋणात्मक चल रहा था। ये सबसे बड़ा रीजन था। तो क्वेश्चन का आंसर डी,
जो है वो आपने जो दिया है, आप सभी का आंसर यहां पे डी जिन्होंने भी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डन है गाइस, समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उदारीकरण के बाद में पहला मर्जर, पहला एक्विजिशन कब हुआ? बताइए। जब उदारीकरण हो गया था तो उदारीकरण करने के बाद में सरकार के द्वारा जो पहला एक्विजिशन किया था वो कब किया था, किसका किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मर्जर ऑफ टाइम बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, बताइए। मर्जर ऑफ टाइम बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, क्या यह सही है? मर्जर ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, मर्जर ऑफ आईसीआईसीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक, मर्जर ऑफ जीटीबी एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। चलिए जी, आंसर तो आप सब लोगों ने दे दिया है सर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था उदारीकरण, उदारीकरण के बाद, मतलब क्वेश्चन बात कर रहा है 1991 के बाद की। और आपको पता होना चाहिए एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हुआ था और यह मर्जर हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में ये मर्जर हुआ था। ये भी आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो टाइम्स बैंक है, ये टाइम्स बैंक एचडीएफसी बैंक में मिल गया था, ये भी बात सही है। पर ये जो मर्जर हुआ था ये 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। जो टाइम्स बैंक है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था और सरकार ने जो है वो इसे मर्ज कर दिया, किसमें? एचडीएफसी बैंक में मर्ज कर दिया। और आप जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक अपने आप में आज की तारीख में बहुत बड़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये भी आप जानते होंगे। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1993 में ये मर्जर हुआ था और ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, बात पंजाब नेशनल बैंक की हो रही है। किसकी हो रही है? पंजाब नेशनल बैंक की हो रही है। तो यहां पे आप लोगों से प्रश्न को पूछा जा सकता है कि बताओ पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे पंजाब नेशनल बैंक में? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नाम सुना होगा, जिसे ओबीसी कहते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंकों का जो मर्जर है वो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हमारे भारत का सेकंड लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक है। ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक है। पहला जो बैंक है वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में जो सबसे बड़ा बैंक आता है नेशनलाइज बैंक, उसमें आपको पीएनबी का नाम ध्यान रखना है। वो क्योंकि उसमें दो बैंकों का मर्जर जो है वो हो गया था, ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी को भी होगी। एक और पॉइंट आपको दे रखा था यहां पे जीटीबी का, है ना। जीटीबी क्या है? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है। जीटीबी का मतलब क्या होता था? जीटीबी का मतलब होता था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। और ग्लोबल ट्रस्ट जो बैंक है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिल गया था। सही बात है, ये 2003-4 में मिला था, है ना। तो ये आज की बात नहीं है, ये भी मैंने आपको यहां बता दिया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है यहां पे, है ना। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने यहां पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। दे दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्थिक सुधार हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, ठीक बात है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। जितना अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए था उतना अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम नहीं कर पाए। और क्वेश्चन भी वहीं से बोल रहा है, क्वेश्चन भी वही की बात कर रहा है कि क्यों नहीं कर पाए, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम नहीं कर पाए थे या बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे? बताइए।
क्या राजकोषीय घाटे को लक्षित स्तर पर बनाए रखना, क्या जो फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेट लेवल पर हम नहीं रख पाए। दूसरा, कंप्लीट डिरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक अविनियमन को पूर्णतः लागू करना। जहां पे सरकार ये कह रही थी कि हम इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशन खत्म करेंगे पूरी तरीके से, क्या वो फेल हुआ था? या राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो हम नहीं कर पाए थे, वो हम फेल कर गए थे? या हमने जो इकोनॉमी को पूरी तरीके से ओपन करने के लिए बोला था हम ये नहीं कर पाए थे? या क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये सारे ही स्टेटमेंट यहां पे सही है? जल्दी से दीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक सुधार इनमें से किसे प्राप्त करने में असफल जो है वो रहे थे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज पे डीरेगुलेशन सरकार ने किया था, सरकार ने अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए खोल भी दिया था। उपरोक्त सभी है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर अगर एक देना हो, एक मैं इसलिए कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे जो है वो यहां पे डी कह रहे हैं, पर डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए खोलना, ये हम कर चुके थे। आपको पता होना चाहिए 1991 के बाद में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ओपन इकोनॉमी हो चुकी थी। पहले क्लोज इकोनॉमी थी, पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो खुली हो चुकी थी। मैं इस स्टेटमेंट में मना नहीं कर सकता। तो यहां हम विफल नहीं रहे, यहां तो हम सफल हो गए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी मेरे हिसाब से नहीं होगा, है ना। अब डी नहीं होगा तो 1 2 3 में अगर चुनना होगा तो ज्यादा फिर सही क्या है? ज्यादा जो सही है वो है हमारा ए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए होगा। कोई बात नहीं, गलती हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा। डन है? कोई डाउट किसी को हो तो बता दीजिए। भारत का राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य हमने लिया था वो लक्ष्य हम नहीं अचीव कर पाए थे, यह आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, है ना। भारत का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का मतलब समझ रहे हो आप? राजकोषीय घाटे को ही सरकार का घाटा बोलते हैं, राजकोषीय घाटे को ही देश का घाटा कहते हैं। और राजकोषीय घाटे पे सरकार लगातार बहुत ज्यादा फोकस जो है वो करती है, लगातार फोकस करती है। एग्जाम में एक प्रश्न ये भी आ सकता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना था। ध्यान रखना, राजकोषीय घाटे के वर्तमान, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटे का अनुमान हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही लगाया जाता है। तो 23-24 से अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखना जीडीपी का 5.8% तो है वो जो 23-24 में रखा था। और अगर 24-25 से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ 24-25 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था, तो ध्यान रखना जीडीपी का 5.1% था। ये भी यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे लगता है मे भी शायद बन जाए। तो आप दोनों ही बातें जो है वो यहां पे ध्यान रखेंगे, है ना। यस, राजकोषीय घाटा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी एक सही पोजीशन पे जो है वो हो सकता है। यस, इस क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन होता पहला और दूसरा, एक ऑप्शन ऐसा भी होता ए और बी दोनों, तो यस ये हम ए और बी करके आ सकते थे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1991 सुधारों के दौरान किस मुद्दे पर हमने ध्यान नहीं दिया था? प्रश्न ये कह रहा है कि हमने कौन से मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी, बहुत हो रही थी। हमारा जो नेशनल डेट है वो जीएनपी के 60% के बराबर पहुंच गया था। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में पहुंच गया था। ये भी सही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि बताओ उस वक्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे को शुरू करने के पीछे क्या क्या रीजन थे, क्यों हमने 47 टन सोना विदेशों को दिया, उसमें ध्यान रखना हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा उच्च स्तर पर था। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? अभी तक किसी का भी आंसर यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। यस आंसर आकाश ने सबसे पहले दे दिया है। दीजिए फटाफट से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1991 सुधारों के दौरान किस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया? ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। 1991 सुधारों के दौरान
कौन सी व्यवस्था नहीं थी, है ना, किस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है बेसिकली, है ना। क्या सिचुएशन नहीं थी, क्वेश्चन ये होना चाहिए इनमें से कौन सी सिचुएशन नहीं थी। ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कौन सी सिचुएशन नहीं थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे क्या। वैसे आप लोगों ने भी आंसर इस क्वेश्चन का सी दिया है, थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया आपने, बट फिर भी मैंने मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन यहां पे बता दिया है कि कौन से मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल ध्यान दिया था, हमारा घाटा बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, फॉरेन रिजर्व हमारा कम हो गया था। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, और चेंज करने के बाद आंसर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है 28 का। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच फैक्टर कंबाइंड हैव लेड टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का कारण किसके संयोजन से बना है, बताइए। वैश्वीकरण का जो कारण है वो किसके संयोजन से बना है। क्या क्या चीजें हो जाती है जिससे वैश्वीकरण जो है वो देखने को मिलता है, बताइए। क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से भारत में वैश्वीकरण जो है वो नजर आता है। और क्वेश्चन नंबर 28 हम कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ एमएनसी, जिसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। तो क्या राष्ट्रीयकरण होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास होता है, बताइए। क्या राष्ट्रीयकरण होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो विकास है वो होता है, जल्दी से बताइए। तो यस, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हो रहा है क्योंकि यहां पे ग्लोबलाइजेशन है, तो आंसर ये सही है। क्या राष्ट्रीयकरण होने से इंटरनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो रहा है, तो क्या वित्त का भी अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आज वैश्वीकरण है तभी तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन ले लिया। अगर वैश्वीकरण होता ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन होता ही नहीं, तो एक दो देश दूसरे देश से में भी शायद कांटेक्ट में ही नहीं रहता, या इस तरह का लोन नहीं मिल पाता। क्या वैश्वीकरण होने से अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है हमारा वो बढ़ा है? क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई ही इसलिए है क्योंकि 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। पहला, दूसरा, तीसरा सभी स्टेटमेंट यहां पे सही है, और जो स्टूडेंट यहां पे तीनों कह रहे हैं उन सभी का आंसर यहां पे सही है। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज लीड करता है ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सभी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो सभी देशों को मिल सके। डी आंसर यहां पे सही है। वैश्वीकरण किस पर प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को वर्णित करता है, बताइए। ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो किस पे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, जिन रेस्ट्रिक्शन को हटाने की बात करता है यहां पे ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मतलब आप समझो माइंड की जो चीजें हैं ना उनको खोलेगा, ऐसे क्वेश्चन हैं। मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक्चुअल में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या ग्लोबलाइजेशन फॉरेन ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन उसके बारे में बात करता है? तो हां करता है। क्या ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पे एफडीआई की बात हो रही है, तो फॉरेन ट्रेड में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन उनको भी हटाने की बात करता है? यस, इन दोनों को ही हटाने की बात यहां पे होती है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोगों ने यहां पे दे दिया है, और आंसर 29 का यहां पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है ही नहीं, बताइए। इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है? एनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण करना। बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, या फिर ब्यूरोक्रेसी, या फिर करप्शन से स्वतंत्रता। बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सा
प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है, या आप ये कह सकते हो इन 4 में से 3 पॉइंट जो है वो एक पॉजिटिव है ना, इनमें से 3 पॉइंट जो है वो एक पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज जो है, एक पॉइंट ऐसा है जो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा नेगेटिव है? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, बिल्कुल, जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे अच्छा काम करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बढ़ेगा ना। प्राइवेटाइजेशन होने से सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कुछ लोगों का जो अधिकार इकोनॉमी पे चल रहा होता है ना, वो अधिकार अब खत्म होता है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये बोल रहा था केंद्रीकरण होना, ये नहीं होता। एंटरप्राइजेस का प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो एक बेटर मैनेजमेंट हो जाता है, सही बात है, और ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाती है, ये भी सही बात है। क्वेश्चन का आंसर डी यहां पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच एक्ट रिप्लेस फेरा? बताइए बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फेरा को किसने रिप्लेस किया? फेरा फेमा की कहानी पता होनी चाहिए आप सभी को। फेरा और फेमा की कहानी आप सभी को पता होनी चाहिए, है ना। फेमा क्या है? तो फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। और क्वेश्चन कह रहा था कि जो फेरा है, देखो फेरा में यहां पे फॉरेन एक्सचेंज, आर का मतलब क्या था? आर का मतलब यहां पे रेगुलेशन था, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाए, एब्रीविएशन से क्वेश्चन आ जाए, बताओ फेरा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फेमा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब विदेशी जो मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी जो होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए फेरा और फेमा को लाया गया। फेरा 1973 में आया, 27 सालों तक इसका नाम फेरा ही रहा, और उसके बाद में सरकार ने फेरा का नाम बदलकर 1999 में फेमा कर दिया था। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, ये हम देख ही चुके थे। आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया, ये भी हम देख चुके हैं। एमआरटीपी एक्ट जो है वो 1969 में आया, ये ईयर भी मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन फेरा को रिप्लेस जो किया वो फेमा से किया, तो क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है, विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी आ गया है। एमआरटीपी एक्ट को का स्थान किसने लिया है? बताइए। एमआरटीपी एक्ट को हमने किससे रिप्लेस किया? बहुत ज्यादा मैं समय आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा समय आप लोगों को मैं नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कंपटीशन एक्ट है 2002। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औद्योगिक सुधारों के दौरान किस औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो हुई थी? बताइए। जब हमारे भारत में औद्योगिक सुधार आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1991, तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ हमारे भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आया, जब एलपीजी पॉलिसी आई, तब बताओ भारत में कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही थी? तो आप ध्यान रखना, हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारे भारत में जो औद्योगिक नीति है, हमारे भारत में जो औद्योगिक नीति है, जब नीति से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब औद्योगिक नीति से कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ध्यान रखना, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई, तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हमारे भारत में 1977 में आई, उसी में अमेंडमेंट 1980 में हुए, और चौथी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट ने आंसर यहां पे फोर्थ दिया है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे में भी जो शायद आंसर सी दे रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में फोर्थ ही आंसर है ना, क्योंकि यहां पे इन दोनों को अलग अलग मान लिया है कुछ किताब वालों ने, लेकिन मैंने आपको बता दिया है चौथी औद्योगिक नीति आपको ध्यान रखना है, जो कि इस समय आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मॉडल किसने दिया? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप लोगों को आने वाला है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो मॉडल है
वो किसने दिया है, जल्दी से मुझे आप लोग जो है वो आंसर यहां पे बता दो, फटाफट से बताइए। एक बात गाइस आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम कहां से कर रहे हैं, इस किताब से कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी इस किताब में हैं। जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जो किताब है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इस किताब में हमने इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस तीनों की ही डिटेल थ्योरी और चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, ये किताब आप जो है वो डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। और ये किताब जो है वो एमसीक्यूज के लिए है, जहां पे लगभग हमने 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो ये दोनों किताबें अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन से ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए बता चुका हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अब समय बहुत कम है, तो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या कर दिया है, फ्लैट 35% डिस्काउंट दे दिया है। जो हमारी फीस चल रही थी स्टार्टिंग से 4100 फीस चल रही थी, है ना, और कोर्स में डिस्काउंट के साथ में, कोर्स के ही साथ में हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहां पे फ्री कर दी है ना। तो दोनों किताबें आपको 734 में मिल जाएगी अलग से, और कोर्स के साथ में हमने यहां पे अब जो है वो टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है, जिसमें 4500 एमसीक्यूज आपको टेस्ट पोर्टल पर मिलेंगे, और टेस्ट के बाद में अगले ही दिन आपको उसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा, ताकि आप यहां पे पढ़ सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो आप सभी के सामने है, आप जानते ही हैं। ये टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है अभी तक, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लो। बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग इस टेस्ट सीरीज पे कर रहे हैं। जो स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं वो शायद इसकी वैल्यू समझ रहे होंगे कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो एक रामबाण है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। रेगुलर बेसिस पे ऑल्टरनेट डेज में रोज शाम 7 बजे जो है ये टेस्ट लाइव हो जाता है, वहां पे रैंकिंग आती है, इस तरीके से रैंकिंग आती है। ये हमारी जो लास्ट टेस्ट हुआ था, हमारा 11वां टेस्ट हुआ था, उसकी रैंकिंग आपके सामने है। मोनिका, पायल, नीलम, दिवांग, अनुराधा, दिव्या, आकाश, निशा, स्वाति और आशीष, ये हमारे टॉपर्स थे उस टेस्ट के, है ना। ये आप देख सकते हैं, और आप रैंक देखो, यहीं से पता पड़ता है। आप किसी ऑफलाइन टेस्ट में पढ़ रहे हो ना, वहां पे आपकी रैंक कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं है। ये आप देखिए आरपीएससी डा की टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज में आप देखिए 300 में से 253 नंबर आ रहे हैं, 235 नंबर आ रहे हैं। ये कंपटीशन राजस्थान लेवल पे है, जिसे आपको देखना है ना। और बाकी उत्तराखंड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूके ट्रिपल एससी के लिए जो कोर्स है वो चल रहा है, डेली लाइव क्लास चल रही है। तो यूके ट्रिपल एससी एडीओ और यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट, दोनों के लिए जो क्लासेस हैं वो चल रही है। बैच शुरू हो चुका है, आप लोग तैयारी शुरू कर दे। और बीपीएससी के लिए भी हम लोगों ने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, और इस पर भी हमने आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जरूर ये कर सकते हैं। जो कोर्स आप लेंगे वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, पूरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हमने आज तक किया है ना करेंगे, है ना। चलिए, तो अब वापस मैं आपको लेके आता हूं जहां पे हम लोग चल रहे थे। तो हम लोग जो चल रहे थे वो यहां चल रहे थे, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप सब लोगों ने दे ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए जी, बेस्ट टेस्ट सीरीज है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, टेस्ट सीरीज एक्चुअल में बेस्ट है, बोलने वाली बात नहीं है, वो मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से सभी लोगों ने दे दिया है। निधि, स्वर्ण, पिंकी, संजय, विजय, निशाखा, रमेश, समरीन और गजेंद्र, सभी ने आंसर यहां पे दे दिया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या था, और सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है। भारत में आर्थिक सुधार का जो मॉडल है वो कौन सा था? राव मनमोहन मॉडल था। लेकिन सुनो, कुछ और मॉडल की बात हो रही है, हैरोल्ड डॉमर। ध्यान रखना, हमारे भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, ध्यान रखना, हमारे भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहला 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर आधारित था? तो आंसर होगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना
किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको ध्यान रखना है यहां पे पीसी महलानोबिस है। दोनों का नाम ध्यान रखना, पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में ये जो आर्थिक सुधार हुए थे, हम ये बात तो कर रहे हैं कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लेकिन एग्जैक्ट अगर डेट आपसे पूछ ले तो डेट क्या होगी बताइए? आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ है वो एग्जैक्ट कौन सी डेट को हुआ था बताइए? 12 जुलाई, 24 जुलाई, 20 जुलाई या 28 जुलाई? तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 जुलाई। वो 24 जुलाई ही है जहां भारत में क्या किया गया था, जहां भारत में 2 बार रुपये का अवमूल्यन किया था। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने 2 बार रुपये का अवमूल्यन किया था। अवमूल्यन का मतलब होता है, अवमूल्यन किया था, लगभग कितने परसेंट अवमूल्यन हुआ? लगभग 19% जो है वो अवमूल्यन हुआ था, जिसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। मैंने कई बार वैसे डिवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में बताया था, आपको पता होना चाहिए। 1991 में सरकार ने अंतिम बार, 1991 के बाद में कभी भी हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं हुआ। सर क्या होता है रुपये का अवमूल्यन? तो जब किसी देश की सरकार जानबूझकर अपनी ही करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है तो उसी को डिवैल्यूएशन का नाम जो है वो दे दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 बार अवमूल्यन जो है वो हुआ है। इससे पहले अगर अवमूल्यन की हिस्ट्री देखते हैं तो क्या होता है, तो इससे पहले जो डिवैल्यूएशन हुआ वो 1949 में हुआ था। उसके बाद जो डिवैल्यूएशन हुआ वो 1966 में हुआ। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सरकार अपनी ही करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में कम कर देती है। मतलब 1991 में हमने क्या किया? डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दीजिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में आर्थिक सुधारों के जनक किसे माना जाता है? एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मनमोहन सिंह है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। आर्थिक सुधारों के दौरान कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा हुई थी? ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कनेक्टेड ही है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कनेक्टेड ही है। दीजिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? अभी अभी हमने बात करी थी कि 1991 में ही हमारे भारत में चौथी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। जब चौथी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी इसका मतलब यही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो एलपीजी मॉडल है, भारत में जो एलपीजी मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल है, वो मॉडल आपसे पूछा जा रहा है किससे कनेक्टेड है? बताइए किससे कनेक्टेड है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित है? क्या ये इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है? इकोनॉमिक प्लानिंग को ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग को ही हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। कभी भी बात होना तो आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब बात यहां पे किसकी हो रही है? पंचवर्षीय योजनाओं की आ रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, बजट से है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आंसर इस क्वेश्चन का भी ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक उदारीकरण का मेन उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे उदारीकरण की जो परिभाषा है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं उदारीकरण की जो परिभाषा है ना, वहां से क्वेश्चन बात कर रहा है। तो बताइए प्रश्न का जो सही आंसर है वो यहां पे क्या होने वाला है? प्रश्न का जो आंसर है वो यहां पे क्या होगा? बताइए फटाफट से। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनको क्लास को लाइक करना जो है वो याद नहीं रहता। तो ये करोगे तो बहुत पाप लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो पाप के भागीदार मत बनो और क्लास को लाइक कर दो। बाकी क्लास को देखो शेयर करना आपके ऊपर ही हमने छोड़ रखा है। आपको लग रहा है कि एक्चुअल में हम लोग आरपीएससी टीम, नकुल सर आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे सेशंस ले रहे हैं, तो इनको शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, स्टेटस पे लगा दिया करो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका एडवांटेज जो है वो मिल जाए। चलिए फिलहाल आप लोगों ने आंसर जो है वो दे दिया है और आंसर इस क्वेश्चन का क्या है कि सर आर्थिक उदारीकरण का मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है? सर ये बता दीजिए। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया था और आप में से कुछ स्टूडेंट ने जो है वो आंसर यहां पे दे दिया है।
आंसर यहां पे दे दिया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या सरकार के नियंत्रणों को खत्म करना, क्या ये उदारीकरण है? बिल्कुल है ना। सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश देना, ये जो है सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश देना, क्या ये उदारीकरण है? बताइए इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोगों ने क्या दिया है। देखिए मेरे हिसाब से सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश देना, ये बेसिकली जो उद्देश्य है ना, ये निजीकरण का उद्देश्य है। अगर लॉजिकली देखो तो मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा ना, तो मैं इस क्वेश्चन को, बी वाले क्वेश्चन को सही नहीं करूंगा, क्योंकि बी वाला जो पर्पस है वो प्राइवेटाइजेशन का है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से जो सही होना चाहिए वो ए होना चाहिए। जिन्होंने भी आंसर ए दिया है वो लॉजिक है। आकाश, शिप्रा, जिन्होंने भी आंसर दिया है, क्योंकि आंसर ए ही है। बी जो उद्देश्य है, पर्पस जो है ना, वो प्राइवेटाइजेशन का है। गाइस ध्यान रखना। तो ये गलती करी है, पर ये गलती एग्जाम में मत करना। हमेशा कहता हूं ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी वाले आंसर में हमेशा डी आंसर नहीं होता है ना। ए और बी वाले भी, ये जो आंसर है इसमें भी हमेशा सी आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पर्पस ऑफ अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज टू, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करना। बताओ इनमें से किसका पर्पस था? लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करना, लाल फीताशाही, करप्शन को खत्म करना, सरकार के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको इजी बनाना, ये किसका पर्पस था? तो ये पर्पस था लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का ये पर्पस था। आगे आ जाओ। किस नीति ने भारत में एलपीजी पॉलिसी की शुरुआत जो है वो करी है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। हम जानते हैं कि विच पॉलिसी इनिशिएटेड इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स, तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए और उसी समय भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है कि लिबरलाइजेशन जो है वो ज्यादा किससे संबंधित होता है? उदारीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करता है? क्या घरेलू एकाधिकार को बढ़ावा देता है? कंपटीशन को कम करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने है। बताइए फटाफट से आंसर यहां पे क्या होगा। यस, 42 का आंसर आप लोगों ने दे दिया है। एकाधिकार को बढ़ावा देना नहीं, कंपटीशन को कम करना नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है भैया। लिबरलाइजेशन तो पॉजिटिव बात करता है, इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकालता है, इसी को तो हम उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ये भी बता दो। ये सब क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डेफिनेशन के क्वेश्चन हैं, डेफिनेशन के क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है, तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। बताइए प्राइवेटाइजेशन जो है वो मेनली किस पर फोकस करता है? बताइए। सरकार की जो रोल है उस पर फोकस करता है, सरकार की ओनरशिप को बेचने पर फोकस करता है, इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन पे फोकस करता है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम से कम हो उस पर फोकस करता है। आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसका भी आप आराम से आंसर दे सकते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन में सरकार अपनी एसेट को बेचती है, जैसे कि एयर इंडिया में हुआ था, तो उसी को तो हम प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं। यस, आंसर आप सभी का आ गया है। चलो ये भी बता दो, ये भी बता दो, ग्लोबलाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है? वैश्वीकरण में इनमें से क्या शामिल होता है? ये भी बता दो। घरेलू अर्थव्यवस्था को अलग करना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को आइसोलेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ में, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस को कम करना और प्रोटेक्शंस को एंकरेज करना। क्या होगा प्रश्न का सही आंसर? बिल्कुल सही कहा है ना। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर देना, इतना आसान कर देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना आसान कर देना कि हर एक कंट्री बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ में व्यापार जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर द एलपीजी रिफॉर्म्स विच सेक्टर वर ओपन अप टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? बताइए, सुधारों के तहत किन क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया? प्राइवेट
इन्वेस्टर्स को कहा कि भैया आप आओ और आप हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाओ। क्या ये हैवी इंडस्ट्रीज के लिए था, क्या ये डिफेंस के लिए था, क्या ये एग्रीकल्चर के लिए था, या ये मल्टीपल सेक्टर्स के लिए था? ये भी मे बी आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन हो, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं खोले थे, हमने लगभग सभी सेक्टर्स के लिए यहां पे खोले थे। तो टेलीकॉम, बैंकिंग, एविएशन, सभी के लिए ये सिस्टम हमने लागू किया था। आंसर यहां पे डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश किससे संबंधित होता है? डिसइन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है? ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। बताइए फटाफट से, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड होता है? क्या गवर्नमेंट अपने स्टेक को बढ़ा दे, वो डिसइन्वेस्टमेंट है? तो जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बढ़ा देगी तो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा? वो तो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना? तो ये नहीं हो सकता। जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेच दे, उसके शेयर बेच दे, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। या जब न्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस का एस्टेब्लिशमेंट हो, या जब नेशनलाइजेशन हो। इजी क्वेश्चन है ये भी। तो जब सरकार अपनी इंडस्ट्रीज को बेच देती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स? बताइए इनमें से कौन सा एलपीजी रिफॉर्म का लक्ष्य नहीं था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स? एफिशिएंसी को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना, गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना, या इंटीग्रेट कर देना वर्ल्ड की इकोनॉमी को? बिल्कुल सोनावत जी, बिल्कुल मैंने बताया था। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैक्सिमम बच्चों ने सही कह दिया है ना? गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एफिशिएंसी बढ़ाना, कंपटीशन बढ़ाना, इंटीग्रेट करना, ये सब फीचर्स आपके थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में भारत में कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी? बताइए कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना हुई थी? सीबी की स्थापना हुई, सीसीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई, या फिर नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? आपको बताना है इनमें से किसकी स्थापना जो है वो हुई थी, या आपको पता होना चाहिए। देखिए, बात करते हैं कंपटीशन वर्ड टू वर्ड मिलाओगे तो क्वेश्चन का आंसर यहां पे ये सही होगा। बात सेबी की होती है तो सेबी के बारे में बताया था। 1992 में सेबी की जो स्थापना है वो हुई थी। और सेबी जो आता है वो किसके लिए आता है? हमारे प्रतिभूति बाजार के लिए आता है। ध्यान रखना, हमारे भारत में जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो प्रतिभूति बाजार है, उस प्रतिभूति बाजार को कंट्रोल करने का जो काम है, उसकी जो गाइडलाइन बनाने का काम है, वो किसका होता है? तो वो सेबी का होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2009 में स्थापित हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापित हुआ। और TRAI है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। और ध्यान रखना, हमारे भारत में टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो अधिनियम है वो ट्राई ही है। ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, Who is the Prime Minister when LPG reforms were launched? बात कर ली है हमने। नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। और उस वक्त कौन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो भी ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो आंसर आपका मनमोहन सिंह जो है वो हो जाएगा। ओके गाइज, डन है, सभी को क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से। तो गाइज, मैंने पूरा प्रयास किया है आप सभी को